चैप्टर कौन सा चैप्टर है? फिजिक्स फर्स्ट में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 7 है ना, घूर्णन गति 7। हाँ कल बताए थे। जिसमें 2 चीज़ें देखे, एक सेंटर ऑफ मास, एक रोटेशनल मोशन। यही था, सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हो गई, रोटेशनल मोशन आज देखना है, घूर्णन गति। ठीक है, हेडिंग डालो, 7वां चैप्टर डाल लो, सेकेंड पार्ट घूर्णन गति, 7वां चैप्टर डाल लीजिए और घूर्णन गति देखना। अब देखिए, सेंटर ऑफ मास पूरा पढ़ चुके, ठीक है, ये कंप्लीट कर लो। 7वां 8वां पहले फिजिक्स फर्स्ट पूरी कंप्लीट कर ले, क्योंकि सभी जगह टेस्ट में यही पूछा जाएगा। कंप्लीट करो, दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए भैया, क्या होता था कि मान लीजिए कोई एक वस्तु ले ली जाएगी, ठीक, इसमें देखें कि जो दृढ़ पिंड होते हैं, दृढ़ पिंड पता है कि नहीं कहते? दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, ये घूर्णन गति में सब लिखवा है बेटा। इसके पहले वाले घूर्णन गति में नहीं, सेंटर ऑफ मास में, द्रव्यमान केंद्र। ये जो अणु हैं, मान लीजिए प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। ये मान लीजिए एक रॉड है जिसमें छोटे छोटे से कण, इनमें यदि हम बाह्य बल लगाएं और इन कणों के बीच कोई भी विस्थापन ना हो, जो कण जहाँ वहीं रहे, अब बाह्य बल चाहे जितना लगाओ, तो ऐसे पिंडों को दृढ़ पिंड कहते हैं। यानी किसी पिंड के अणुओं के बीच बाह्य बल लगाने पर ये पिंड हो गया पूरा, या ऐसा पिंड मान लो, और पिंड के अणु हो गए। और आप पिंड में बाह्य बल लगाओ, बाह्य बल लगाने से पिंड के अणुओं के बीच कोई विस्थापन ना हो, तो ऐसे पिंडों को दृढ़ पिंड कहते हैं। लगने वाला जो बाह्य बल हो वो संतुलित हो तो और बढ़िया। जैसे मान लीजिए हमने एक गुब्बारा लगा, गुब्बारा जानते हो, उसमें एक बल लगाए, ऐसे करके बल लगाए, और गुब्बारा उतना ही आगे हटता गया, तो उसके अणुओं के बीच कोई विस्थापन नहीं हुआ। अब गुब्बारे को दृढ़ पिंड ना कह देंगे। तो इसलिए जो बाह्य बल लगा रहे हो संतुलित हो, यानी जितना आप बल इधर से लगाए 10 न्यूटन, इधर से भी उतना ही 10 न्यूटन लगा दो, और अब देखो कि अणुओं के बीच कोई विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे गुब्बारे को लेकर दोनों तरफ से ऐसे बल लगाओ तो बदलना चालू हो जाए, इसका मतलब गुब्बारा जो है एक दृढ़ पिंड नहीं है। और मान लीजिए आप कोई पत्थर लिए, दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं, पत्थर के अणुओं के बीच कोई विस्थापन, ये अणु है इनके बीच कोई विस्थापन ना हो, तो समझ जाइए कि वह दृढ़ पिंड है, यानी पत्थर दृढ़ पिंड। क्या तुम्हें दृढ़ पिंड समझ में? हेडिंग डाल लो, रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। 7वें चैप्टर का सेकेंड पार्ट घूर्णन गति का पढ़ रहे हैं, जिसकी पहली हेडिंग है दृढ़ पिंड। समझ आए? दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड की क्या डेफिनेशन है बताएगा कोई? अभी समझाए। यदि किसी पिंड या वस्तु पर संतुलित बाह्य बल लगाने पर इनके अणुओं के बीच कोई विस्थापन ना हो, यानी जो अणु जहाँ है वहीं स्थिर रहे, तो समझ जाइए कि पिंड कैसे हैं, दृढ़ पिंड। अच्छा, वास्तव में कोई भी पिंड दृढ़ पिंड नहीं होता। मान लीजिए हम पत्थर पे हम बल लगा रहे हैं, अणुओं के बीच कोई विस्थापन नहीं हो रहा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि कभी भी कोई विस्थापन ना हो। मान लीजिए कोई ज़्यादा बल लगा दो, जैसे हथौड़ा पटक देते, वो भी तो बाह्य बल है, टूट गया, इसका मतलब अणुओं के बीच विस्थापन हो गया ना, तभी तो टूटा। इसका मतलब पत्थर भी हमारे लिए दृढ़ है, हमारे बल की तुलना में पत्थर दृढ़ पिंड है। हथौड़ा पटक दिया, टूट गया। जिसे दीवार दृढ़ है, लेकिन अगर जेसीबी से खींच लिया जाए टूट गई, दृढ़ पिंड नहीं। तो इस प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्ण दृढ़ नहीं है, लेकिन सामान्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पिंडों का कैलकुलेशन किया गया है, पिंडों का डिवाइडेशन करा गया है कि अगर समान, जैसे हम अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपने बल को ध्यान में रखते हुए बांट लिए, या हम बल लगाए उस पर नहीं टूटा, दृढ़ है। और मान लीजिए हमारे बल लगाने से उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो जाए तो दृढ़ पिंड नहीं। बात तुम लोग समझिए। तो दृढ़ पिंड क्या है कि यह जब किसी वस्तु पर
संतुलित बाह्य बल लगाने पर वस्तु के अणुओं के बीच कोई विस्थापन ना हो तो ऐसे पिंडों को दृढ़ पिंड कहते हैं। रट गया सबको? लिखो, जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर कोष्ठक में संतुलित लिख लेना, या बाह्य संतुलित बल लगाने पर ऐसा लिख। पिंड के अणुओं के बीच कोई विस्थापन ना हो, पिंड के अणुओं के बीच कोई विस्थापन ना हो, दृढ़ पिंड कहलाते हैं। दृढ़ पिंड कहलाते हैं। जैसे पत्थर लिख लो, ईंट लिख लो। जैसे पत्थर, ईंट, हीरा, लोहा। ईंट, लोहा, ETC। और पैराग्राफ से लिख लीजिए, कोई भी वस्तु पूर्ण दृढ़ वस्तु नहीं होती, या कोई भी पिंड पूर्ण दृढ़ पिंड नहीं होता। कोई भी पिंड पूर्ण दृढ़ पिंड नहीं होता, पूर्ण दृढ़ पिंड नहीं होता। समान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। समान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। हेडिंग डालो, दृढ़ पिंडों की गति। दृढ़ पिंडों की गति। दृढ़ पिंडों की गति। दृढ़ पिंडों की गति। भैया देखिए, जो गति होती है वो 3 तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, यानी हम बोले स्थानांतरी गति, त्वरीय गति, एक बार बताए थे बेटा। दूसरा हुआ करती है घूर्णन गति, और तीसरा होता है कौन सी? जनरल मोशन, साधारण गति। गति 3 तरह की बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, जनरल मोशन। ये है बेटा, ये। अब देखो इधर तीनों की डिफिनीशन थोड़ी समझें। स्थानांतरी गति में आपको दृढ़ पिंड है बेटा, ध्यान दीजिएगा, पिंड के अणुओं के बीच कोई भी विस्थापन नहीं हो। अब मान लीजिए हम इसमें बाह्य बल ऐसे लगा दिए, ये बाह्य बल लगा, थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन पहुंच गई यहाँ, तो इसके प्रत्येक अणु ने समान दूरी तय करी, या प्रत्येक अणु में समान विस्थापन हुआ, आपस में नहीं। जितना अणु ये हटा यहाँ से यहाँ, उतना ये हटा यहाँ से यहाँ, उतना ये, पूरे के पूरे पिंड के अणु हैं जो, उन्होंने समान दूरी तय करी। तो ऐसी जो गति है वो स्थानांतरी गति कहलाती है। मान लीजिए हमने कोई एक ऐसे करके पिंड ले लें या छड़ ले लें, और उसमें हम बल जो लगा दें कुछ ऐसे लगा दें, तो ये थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन कुछ ऐसे पहुंच जाएगी बेटा। थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन है कुछ ऐसे पहुंच, यानी यहाँ का अणु यहाँ तक हटा होगा, यहाँ का अणु यहाँ तक हटा होगा, यहाँ का अणु यहाँ तक। अगर आप देखिए तो ये अणुओं का जो विस्थापन है पिंड की गति के कारण,
पिंड की जो गति है उसके कारण जो अणुओं का विस्थापन है सभी का अलग अलग है। रेखीय विस्थापन, ये ज़्यादा दूरी तय करा होगा, ये कम करा होगा। जो यहाँ सेंटर ऑफ मास पे होगा उसमें कोई भी विस्थापन ना हुआ, केवल अपनी जगह पर घूमा हो। यहाँ पर आप देखिए इसने सभी ने समान दूरी तय करी, यहाँ पर पिंड के प्रत्येक अणु ने भिन्न भिन्न दूरी तय करी। तो जो भिन्न भिन्न दूरी तय करता है तो ऐसी गति को हम लोग कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति। अब जब स्थानांतरी गति करते हुए घूर्णन गति करे, जैसे ये घूमे भी ऐसे ऐसे और आगे भी बढ़े, जैसे मान लीजिए इसमें एक पिंड को ले लिए, पिंड ऐसे घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के परितः अपनी निश्चित कक्षा पर खुद ऐसे घूमते भी हैं और आगे भी बढ़ते। पृथ्वी है सूर्य के परितः ऐसे भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है। ऐसे जो घूमती है 24 घंटे, ऐसे जो घूमती है 365 दिन। तो यहाँ पर दोनों गतियाँ एक साथ हो रही हैं नहीं। जैसे मान लीजिए इसी वस्तु को ले लें, ऐसे सिंपल ले जाएं ऐसे, तो कौन सी गति? स्थानांतरी। इसको एक ही जगह पर ऐसे घुमाएं तो कौन सी गति? और यहाँ पर वस्तु ऐसे भी घूम रही और आगे भी बढ़ रही। जैसे गतिशील वाहनों के पहिए, गतिशील वाहनों के जो पहिए हैं वो घूम भी रहे और आगे भी बढ़ रहे। ठीक है, तो ऐसे जो पहिए हैं वो कौन सी गति कर रहे हैं? जनरल मोशन। तो यहाँ पर हम लोग स्थानांतरी गति, घूर्णन गति, जनरल गति, साधारण गति, तीनों का अध्ययन करना है। अभी तक हम लोग जो है स्थानांतरी गति, इसके पहले चैप्टरों तक यानी 6 चैप्टर तक धीरे धीरे जो भी पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं जितनी भी गतियों पे चर्चा कर रहे थे वो स्थानांतरी गति पर चर्चा कर रहे हैं। अब कौन सी गति पर कर रहे हैं? घूर्णन गति। अब घूर्णन गति पर जब हम लोग चर्चा करें, लिखा दिए थे ना डिफिनीशन, अगर पढ़ना तो कैसे पढ़ोगे? दृढ़ पिंडों की वह गति जिसमें पिंड के अणुओं वह मतलब पिंड की गति के कारण जो अणुओं का जो विस्थापन है सभी का समान है। अच्छा, अभी लिखवाए थे कि दृढ़ पिंड किसे कहते हैं, तो हमने कहा कि जब उसमें कौन सा बल लगाओ? संतुलित बल लगाओ तो अणुओं के बीच कोई विस्थापन ना हो। लेकिन अब हम यहाँ क्या लिखवा रहे हैं कि अणुओं के बीच समान विस्थापन हो। तो वो जो विस्थापन हम लोग चेक कर रहे थे वहाँ पिंड गति नहीं कर रहा था, क्योंकि कौन सी गति कौन सा बल लगाए थे? संतुलित। अब फिर अणुओं का विस्थापन चेक कर रहे थे, यानी इसके आकार आकृति में परिवर्तन होगा तभी अणुओं के बीच विस्थापन हो। यहाँ पर गति कौन कर रहा है? पिंड गति कर रहा है। हमने लिखा है ना कि दृढ़ पिंडों की वह गति, दृढ़ पिंडों की जिसमें जो ये अणु हैं, ये जो अणु रखे, इन अणुओं में समान विस्थापन हो, प्रत्येक अणु में समान। जितना इसने दूरी तय करी वही दूरी है, या जितना इसने विस्थापन तय करा वही विस्थापन सबका। तो ऐसी गति को हम लोग स्थानांतरी गति कहते हैं। दृढ़ पिंडों की वह गति जिसमें पिंड के अणु, प्रत्येक अणु का समान विस्थापन होता है, कौन सी गति कहलाती है? स्थानांतरी गति कहलाती है। रट गए? रटा नहीं रटा? क्यों भाई पीछे? फिर से सुनो। दृढ़ पिंडों की वह गति जिसमें पिंड के प्रत्येक अणु में समान विस्थापन होता है स्थानांतरी गति कहलाती है। इस गति में वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेखीय गति करती है, सरल रेखीय गति करती है। क्या तुम्हें बात समझ में है? जैसे मान लीजिए इसको मैं फ्री कर दूं, छोड़ दूं, नीचे तक गई, तो कौन सी गति हो रही? कौन रट गए? अब बोले वाला किसी को रटा? सुनाओ करने तुम सब भूल गए, तो थोड़ी थोड़ी सुनाओ। पिंड के प्रत्येक अणु, पिंड के प्रत्येक अणु समान विस्थापन तय करें, कौन सी गति कहलाती? घूर्णन गति में क्या बोलना है? पिंड की वह गति जिसमें पिंड के प्रत्येक अणु भिन्न भिन्न विस्थापन तय करते हैं। क्यों भाई? पिंड के जो अणु हैं वो भिन्न भिन्न विस्थापन तय करते हैं।
क्योंकि इधर का जो अणु होगा वो कम दूरी तय करा होगा, जो इधर का अणु होगा भिन्न। अच्छा, साधारण गति में आपको क्या बोलना है जनरल मोशन में, कि पिंड की दृढ़ पिंडों की वह गति जिसमें वह स्थानांतरी गति के साथ घूर्णन गति भी या घूर्णन गति के साथ स्थानांतरी गति भी करता है, जनरल मोशन कहलाती है। बात समझे? पिंड कितनी तरह से घूम सकता है? तीनों समझ में है? लिखे थे, दोबारा लिखना। हाँ, तो जनरल में दोनों का योग था। ठीक है, आगे बेटा। अब देखिए भैया, स्थानांतरी गति नहीं, अब हमें घूर्णन गति पढ़ना, क्योंकि चैप्टर का नाम भी रोटेशनल मोशन है। अब बताइए, घूर्णन गति के लिए जो पहला अवयव है, पहले इधर समझ लें, घूर्णन गति हम लोग पढ़ेंगे ये। अब मान लीजिए हम इसमें ये जो है एक अक्ष है, इस अक्ष के परितः वस्तु घूम रही, बताइए इसमें बल किधर लगाएं? ऐसे लगाएं एक ही डायरेक्शन में कि बी की डायरेक्शन? ऐसे ऐसे घुमाना है। ये बल ऐसे करके लगाएं कि ऐसे करके लगाएं? ये ऐसे है लगाए, ये नीचे की ओर, एक ही डायरेक्शन। जैसे आप मान लीजिए यहाँ बंधा है और ऐसे करके खींचोगे तो घूम जाएगा ऐसे, और इसमें नीचे की ओर बल लग रहा है और ऐसे ऐसे में घुमाना है, तो एक ही डायरेक्शन बल लगाएं कि बी की डायरेक्शन बल? एक ऐसे सोचे थे तुम। जैसे मान लीजिए इस पंखे को ही घुमाना है, तो इनकी पत्तियां बाहर को खींचोगे कि गच्छ पर नीचे को दबाओगे? तो एक ऐसे सोचा था, थोड़ी बता। गजब आइटम है भाई साहब। ये इस अक्ष के परितः इसको घुमाना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको बाहर को ऐसे खींचोगे तो घूम जाएगी। कि अभी इसमें क्रॉस चिन्ह लगा है, क्रॉस का मतलब क्या होता है? हम किधर को बल लगा रहे हैं? नीचे को, तो किधर को जाएगा? ऐसे घूमेगा। ऐसे ऐसे करके बल दे दोगे, ऐसे घूमने लगे। तो हम घूर्णन गति के लिए हम बल कैसे लगाए? एक ही डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन। अब समझ आया थोड़ा? अब मैं ये कह रहा था कि ये जो बल लगाए थे, ये बल और यहाँ घूर्णन अक्ष, इसको क्या करते? कौन सा? घूर्णन अक्ष। ये जो तो गुणन होता है, इस गुणन को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे स्थानांतरी गति के लिए बल की आवश्यकता है, मान लीजिए इसको यहाँ से लेके हमें यहाँ ले जाना है, तो एक बाह्य बल लगा रहे थे, ऐसे घूर्णन गति के लिए हमें बल आघूर्ण की आवश्यकता होती। तो पहली हेडिंग इसमें आया करती कि बल आघूर्ण क्या है। हेडिंग डालें, बल आघूर्ण। क्या लिखे थे? दृढ़ पिंडों की गति। हेडिंग पढ़ी थी क्या? तो उसमें लिखना था, तीनों टाइप लिख लो। अब पूर्व से लिखा है, नहीं लिखा तो अपना छाप लीजिए। दृढ़ पिंडों की निम्न 3 प्रकार से गति संभव है: स्थानांतरी गति, घूर्णन गति, साधारण गति। स्थानांतरी गति समझ गए क्या है? पीछे भाई तू खड़ा हो, बता थोड़ी। कि वह गति जिसमें, हाँ, जो समान समय अंतरालों में, दृढ़ पिंडों की वह गति जिसमें पिंड के अणु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें, या पिंड समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करें। पिंड की इस गति को स्थानांतरी गति कहते हैं। और पिंड की वह गति जिसमें पिंड के अणु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करते हैं, उसे कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और यदि पिंड की वह गति जिसमें घूर्णन के साथ वो स्थानांतरी गति करता है, उसे हम कौन सी गति कहते हैं? ठीक है, अच्छा ठीक है। हेडिंग डाले बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण में क्या लिखेंगे? बल आघूर्ण की डिफिनीशन तो आपको ये बोलना है कि जब किसी को, इधर बेटा थोड़ी समझ लें, मान लीजिए ये पिंड है एक, और पिंड पर एक हम बाह्य बल लगा रहे हैं, तो आपको ऐसा बोलना है कि जब किसी पिंड पर इस प्रकार बल लगाया जाए कि पिंड एक निश्चित अक्ष के परितः घूर्णन गति करने लगे, घूमने लगे। जब किसी पिंड पर इस प्रकार बल लगाया जाए कि पिंड एक निश्चित अक्ष के परितः घूर्णन करने लगे, तो पिंड पर लगाए गए इस बल की प्रवृत्ति को, पिंड पर जो इस तरह से बल लगाए हैं, बल की इसी प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बात समझ आ गई? चालू करें, बात समझ आ गया बेटा? कुल मिला के इस प्रकार से किसी वस्तु पर बल लगा दो कि वस्तु अपनी जगह पर घूम जाए, नाच जाए।
तो समझ जाइए कि जो आपने बल लगाया है, बल की इसी प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं, जिसकी जो वैल्यू, इसको टाउ से व्यक्त करते हैं। इसका जो मान होता है, जो आपने बल लगाया और गुणन अक्ष हो गई, और जहाँ पर आप बल लगाए थे वहाँ से लेके गुणन अक्ष के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसका गुणा कर दिया जाए तो टार्क का सूत्र बन जाता है। ठीक है, बलागुण। आप बलागुण समझिए, जब किसी वस्तु पर इस प्रकार बाह्य बल लगाया जाए कि वस्तु अपनी एक निश्चित अक्ष के परितः घूर्णन गति करने लगे। तो जो बाह्य बल हमने लगाया था, यानी बल लगाए गए बाह्य बल की इसी प्रवृत्ति को बलागुण कहते हैं, जिसका मान लगाए गए बाह्य बल तथा घूर्णन अक्ष से बल के बीच की, ये घूर्णन अक्ष हो गई, ये बल हो गए, इसके बीच की लंबवत दूरी के गुणन के बराबर होता। ठीक, छापे छापे बेटा। जब किसी वस्तु पर इस प्रकार बाह्य बल लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर इस प्रकार बाह्य बल लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर इस प्रकार बाह्य बल लगाया जाए कि वस्तु एक निश्चित अक्ष के परितः, जब किसी वस्तु पर इस प्रकार बाह्य बल लगाया जाए कि वस्तु एक निश्चित अक्ष के परितः घूर्णन गति करने लगे, तो लगाए गए बल की इस प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। तो लगाए गए बल की इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। तो लगाए गए बल की इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। लगाए गए बल की इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टो से व्यक्त करते हैं। टो लिख लो या टाउ लिख लो, और इसका संकेत होता है उल्टा जे, ऐसे। ठीक, सूत्र लिख लो बेटा। मैं यही पहले लिख लूँ। ये घूर्णन अक्ष है बेटा, घूर्णन अक्ष, और ये हमने जो है रिजिड रॉड ले ली है, और इस पे हम इस डायरेक्शन में बेटा बल लगाए हैं। जो बल लगाए वो इस डायरेक्शन में, बल का मान ऐसे क्रॉस नीचे की ओर है, और जब नीचे की ओर बल लगाएंगे तो रॉड इस अक्ष के परितः घूमे। ठीक, नीचे को ऐसे अगर हम तेज़ी से बल लगा देंगे तो घूमे। तो अब ये कुल मिला के घूर्णन त्रिज्या हो गई। तो जो टाउ बराबर सूत्र मिलेगा एफ क्रॉस आर परपेंडिकुलर, ये होता है। बनाया चित्र। यदि मान लीजिए हम लोग करें क्या, ऐसे करके दिखा लें। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कण है और हम ऐसे करके बल लगा रहे हैं बेटा, और ये आर है, ये कण है बेटा, इनको ऐसे खींच रहे हैं। तो ये जो इधर पे हमने बल लगाया है, ये मान लीजिए इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। ये आर की डायरेक्शन है, ये एफ की डायरेक्शन है। अब मान लीजिए बेटा इनके बीच थीटा कोण बन जाए, तो थीटा बेटा आर और एफ के बीच चेक करना है। ये आर है, एफ है। मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है ऐसे, तो उस समय आप लिखेंगे एफ आर साइन थीटा। साइन थीटा कहाँ से है, समझ गए बेटा? साइन थीटा का जैसे इसका वियोजन करिए बेटा, तो बताए इधर कितना आता है, इधर पे कितना है आर, सॉरी एफ का वियोजन कर रहे हैं, तो एफ कितना आता है, थीटा के साथ क्या होता है, इधर कितना आता है एफ कास थीटा, और इधर कितना है। अच्छा बताइए परपेंडिकुलर कौन सा है, साइन की कास किस पर, आर पर। आर पर लंबवत कौन सा है, कास की साइन। ये कास तो इसी डायरेक्शन में है, आर की भी डायरेक्शन यही है, तो क्या एफ कास थीटा अनुदिश है।
और क्या इस आर की डायरेक्शन के साथ यप साइन थीटा है जो वो क्या परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो बताए यहाँ साइन लिखें कहाँ से लिखें, साइन समझ गए ना, क्योंकि सूत्र होता है यप आर और आर जो होना चाहिए और ये यप होने चाहिए, इनके बीच कितने अंश का कोण होना चाहिए, लंबवत। समझ गया बेटा, ये होता है। तो लिखा बेटा, प्रवृत्ति को बलागुण कहते हैं। सूत्र लिख लो ये, जब किसी वस्तु पर इस प्रकार बाह्य बल लगाया जाए कि वस्तु एक निश्चित अक्ष के परितः घूर्णन गति घूम जाए या घूर्णन गति करने लगे, तो बल की इस प्रवृत्ति को बलागुण कहते हैं। इसे टाउ या टो से व्यक्त करते हैं। सूत्र लिख लो, ये आता करके इन्वर्टेड कामा फिर से लिखो। अतः बताइए, इस सूत्र से डिफिनेशन बना सकते तुम लोग, क्या बनाते, घूर्णन, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ किसी पिंड पर लगाया गया बल तथा किसी पिंड पर लगाया गया बल, ये हो गया, तथा ये कौन था, घूर्णन अक्ष, और इसके बीच की दूरी की कौन सी दूरी होनी चाहिए, लंबवत दूरी का जो गुणन होता है वो बलागुण के बराबर होता है। अतः करके लिखे इन्वर्टेड कामा में, किसी दृढ़ पिंड पर लगाए गए बल, किसी दृढ़ पिंड पर लगाए गए बल पर लगाए गए बल किसी दृढ़ पिंड पर लगाए गए बल तथा घूर्णन अक्ष से इस बल के बीच की लंबवत दूरी तथा घूर्णन अक्ष से इस बल के बीच की लंबवत दूरी के गुणन को बल आघूर्ण टाउ कहते हैं। दो डिफिनेशन मैंने लिखवा दी, एक सूत्र से समझ गए, एक जनरल डिफिनेशन हो, मतलब बल आघूर्ण का क्या मतलब, टाउ कहते हैं। लिखा बेटा, सूत्र ये लिखे थे। अब जैसे मान लीजिए आप इसका वियोजन ना करे होते तो एक चीज़ और आप समझ लो, ये चित्र बना नहीं थे, बनाओ दोनों बनाओ, दूसरा सूत्र ये, चित्र ये बनाओ बेटा। ये कितना है, ये हो जाएगा बेटा यप साइन थीटा और ये है आपका यप कास थीटा। अब डिफिनेशन के अनुसार साइन लिया जाएगा, बना लो चित्र। बन गया। अब देख भैया, अगर मान लीजिए हम आर का वियोजन करते तो भी उत्तर यही आता है। एक बार देख लो बेटा, ये आर है और देखो बेटा अगर ये थीटा है तो बताइए थीटा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब देखिए अगर हम इसका वियोजन करें तो ये कितना होता, आर कास थीटा, और ये कितना होता, आर साइन थीटा। तो इसमें लंबवत ये जो बल है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू आर साइन थीटा की हो गई, और इसके साथ जो बल लग रहा है वो 90 अंश का कोण यहाँ बनाए। सोचो बल, इसमें कोई बल मतलब डायरेक्शन नहीं, बल की डायरेक्शन ये, तो इसके साथ तो 0 अंश पर है ना, पैरेलल है, समांतर। लंबवत किसके साथ है, यक्ष अक्ष साथ, वाई अक्ष साथ, ये बल वाई अक्ष के साथ है ना। तो हम बता आर की ये वैल्यू लें कि ये वैल्यू लें, वाई अक्ष। अच्छा वाई अक्ष के साथ साइन है कास है, तो क्या हम ऐसा भी तो लिख सकते थे कि आर साइन थीटा इंटू यफ, तो बात तो वही लिखी है, ठीक है ना, यही तो बन गया
यफ आर साइन थीटा, आए कि नहीं? तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि यफ और आर में दोनों, मतलब दोनों में से कोई एक पर लंबवत होगा तो दोनों आपस में लंबवत हो जाए। मतलब यफ अगर इधर है तो आर की डायरेक्शन इधर होगी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं थी, तो थीटा आपको साइन थीटा लेना है, क्योंकि साइन थीटा जैसे आप लोगे तो आप लंबवत वैल्यू ही रख रहे हो। इधर पे मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा है तो 10 न्यूटन इसकी लंबवत कितना बल लग रहा हो, जैसे आप साइन थीटा के साथ रखते हो तो लंबवत वैल्यू ही रख जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा अर्थ ये था कि आर और यफ परस्पर लंबवत होने चाहिए, ठीक? चाहे लंबवत वैल्यू आर की निकालो चाहे लंबवत वैल्यू यफ की निकालो, उत्तर उतना है, ठीक? आगे लिखो सदिश रूप। सदिश रूप इसका लिख लो बेटा, सदिश रूप। सदिश रूप में लिखिए टाउ का वेक्टर बराबर आर का वेक्टर क्रॉस एफ का वेक्टर। अच्छा, तुम लोग को अगर याद हो तो जो क्रम, ये कौन सा गुणन है? सदिश गुणन, अदिश गुणन? सदिश गुणन। कल तुम्हें पूछा था ना विद्या मंदिर वालों, इस सदिश गुणन के 2 उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण ये भी था, ठीक है? अब देखो एक चीज़ और मैंने बताया था, v बराबर पढ़ाया ओमेगा का वेक्टर क्रॉस आर का वेक्टर, a बराबर पढ़ाया एल्फा का वेक्टर क्रॉस आर का वेक्टर। याद है तुम लोग को? ही नहीं है, याद है ना? अब देख भैया, चूंकि जो सदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, बात कंफर्म है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो अब मतलब हम क्रम कैसे याद करें? सबसे बड़ी समस्या ये है वो करते, क्रम कैसे याद करें? जैसे आप ऐसे और रेखीय विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन क्रॉस आर भी होता है। तो भैया मैंने तुम लोगों को बताया था जो घूर्णन गति और रेखीय गति के 3 अवयव होते हैं, एलिमेंट्स बताया था। कौन कौन होता है? एक होता है विस्थापन, एक होता है वेग, एक होता है त्वरण। याद है तुम लोग? रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, इसको दिखाते हैं यस वी एस। और दूसरा हमने बताया था कि कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, याद है? अब भैया इनके बीच, यानी ये जो गति के अवयव हैं, इन 3 पर जब भी चर्चा करेंगे तो आर आपका बाद में आएगा, और 3 के अलावा जब भी चौथे पे चर्चा करेंगे तो आर पहले आएगा। ये याद, यानी इन तीनों को याद करते कि यहाँ आर कब आया, पहले आया बाद। चूँकि यहाँ पर ये बात भी रटना बहुत ज़रूरी है कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता नहीं है, तो हमें क्रम से ही रटना पड़ेगा। मतलब अगर कहीं धोखे से तुम लोग ये लिख के आ गए होगे कल कि आर का वेक्टर क्रॉस ओमेगा का वेक्टर, तो आप गलत आ लिख के आओ, काट देंगे आपको। आप यही जिन्होंने लिखा है आर बाद में, उन्हीं का बस सही, क्योंकि जो क्रॉस गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, इसलिए क्रम से रटना जरूरी है। तो अब रटना बड़ी बात होगी, कब तक याद करेंगे? आर पीछे की आग आ रहे, ये जो आर है आगे लिखेंगे पीछे लिखें। तो मैंने उसके लिए आपको रटवाया था कि भैया इन 3 को छोड़कर जब भी तुमने पूछे तो आर पहले रहेगा, इन 3 पर आर बाद में रहेगा। बस यार इतनी सिंपल सी बात रट लो। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में रेखीय संवेग कोणीय संवेग में संबंध, तो कोणीय संवेग जे बराबर सूत्र होता है आर का वेक्टर क्रॉस वी का वेक्टर, पी का वेक्टर। इसको कहते हैं रेखीय संवेग, इसको कहते हैं कोणीय संवेग। जैसे आपसे पूछा कि अब बल, बाह्य बल और बल आघूर्ण में संबंध, ये तो देख इनमें आर कहाँ आ रहा है? पहले गति के जो एलिमेंट्स थे उनमें आर कहाँ आ रहा है? बाद में। और जब भी आपको ट्राई करना हो चेक कर लीजिएगा, यही आएगा बार बार। तो अब तो ऐसे क्रम रट सकते हो। रट गया बेटा? तो चलो ठीक है, फिलहाल ये लिख टाउ क्रॉस बराबर आर, टाउ का वेक्टर बराबर आर का वेक्टर क्रॉस एफ का वेक्टर। टाउ का वेक्टर बराबर आर का वेक्टर क्रॉस एफ का वेक्टर लिखा। अच्छा बताइए सदिश राशि अदिश राशि? तो राशि लिख लो, सदिश राशि सदिश। अगर सदिश है तो कुछ ना कुछ दिशा भी होगी। पता है दिशा? बताएं मैंने दिशा। अब देखो, अब इसमें दिशा में तुम्हें करना क्या है कि दाहिने हाथ की
राइट हैंड थंब रूल, क्यों? दाहिने हाथ की अंगुलियों को आर में रखकर किधर की ओर मोड़ना? यप की ओर मोड़ना। दाहिने हाथ की अंगुलियों को आर की दिशा में रखकर उंगलियों को यप की डायरेक्शन में मोड़ना है, तो अंगूठा जिधर निकलेगा उधर क्या की डायरेक्शन होगी? बल आघूर्ण की डायरेक्शन होगी। अच्छा बताइए, मान लो आर की डायरेक्शन ये है और यप की डायरेक्शन ये यप की डायरेक्शन। अच्छा बताइए, टाउ की डायरेक्शन किधर है? उंगलियां किधर रख दें? आर में। मोड़ना किधर है? यप की ओर। यप ऊपर है तो अंगूठा किधर है? अच्छा पता, मैंने क्लॉकवाइज घुमाया उंगलियां, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ये किधर को आ रहा है? बाहर की ओर। बता, जेड का प्लस जेड का माइनस। इसीलिए जब हम इसको प्रकृति में लिखा करते हैं, प्रकृति भैया दो तरह की है, ये टाउ ये तो प्लस होगा, ये तो टाउ माइनस होगा। तो टाउ प्लस कब? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या लिखेंगे? टाउ प्लस का। और क्लॉकवाइज में क्या लिखें? जैसे ऐसे रख के नीचे घुमाते हैं ऐसे उंगलियां, घड़ी की दिशा में चल रही ना उंगलियां, तो अंगूठा किधर जा रहा है? नीचे, जेड के माइनस पे जा रहा है, तो मतलब हम लोग लिखेंगे क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज लोगे तो टाउ माइनस का, जब एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो टाउ का है। लिखो, लिखते जाओ। नोट करके लिखो, नोट करके लिखिए। अच्छा भैया इधर देखिए, नोट करके थोड़ी समझे, इसके बाद फिर से लिखेंगे। ये मैं ये कह रहा, नोट करके, मान लीजिए इधर कहीं गेट लगा है, ये मान लीजिए घूर्णन अच्छा है, और यहाँ पर मान लीजिए गेट लगा, गेट को हमें ऐसे ऐसे बंद करना है। ये यहाँ पर कब्जे उब्जे लगे, ऐसे करके गेट फंसा, यहाँ पर हम लोग जो है लगा देते हैं, हत्था लगा देते हैं, समझे ना? गेट समझ गए ना? जो गेट है एक निश्चित अक्ष के परिधि घूमते हैं, यूं यूं बंद होते हैं। वो अक्ष कहाँ पर? वो दीवार में फिक्स कर दिए जाते हैं, यहाँ फिक्स रहेंगे, और जब भी हम बल लगाएंगे तो ये बंद हो जाए, इसे खुल जाए। इसको बंद करने के लिए मान लीजिए 100 न्यूटन मीटर की आवश्यकता है। थोड़ी फील करिए, जहाँ तक मैं ले जाना चाह रहा हूँ, 100 न्यूटन मीटर की आवश्यकता है। अब टाउ बराबर सूत्र होता है यफ का वेक्टर क्रॉस आर का वेक्टर, ठीक। अगर ये 100 की ज़रूरत है तो हम ऐसा भी हो सकता है कि 100 × 1 बराबर 100 आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? क्योंकि इसे हमें 100 ही चाहिए। गेट खोलने के लिए 100 न्यूटन मीटर की आवश्यकता है। मान लीजिए मैं ऐसा कर देता कि आर को बढ़ा दूँ, आर को सीधे उठा के कर दूँ 20। बताइए यफ घटा कि बढ़ा? क्योंकि हमें उत्तर कितना चाहिए, तो इधर यफ की जगह कितना लिखे? 5। पहले यफ कितना था, अब कितना बचा? इसको हमने कितना गुना बढ़ाया? 20 गुना बढ़ाए। यानी जितने गुना आप आर बढ़ा दोगे, किसको? आर को बढ़ा दोगे, बल उतना ही गुना कम हो जाता है। ऐसा मान लें, बल उतना ही कम हो जाएगा जितना। इसीलिए आप देखिए, कभी मान लीजिए गेट है, गेट में जो हत्था है यहीं लगवा दो, यहीं, तो क्या घट गए? आर, क्योंकि घूर्णन अक्ष ये हो गई, और जहाँ पर आप बल लगा रहे हो वो घूर्णन बल ये हो गया, तो उनके बीच की जो लंबा दूरी होती है उसे हम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। तो बताइए, अगर हम हत्था यहाँ लगवा देंगे तो कौन घटा? आर घटा। अगर आर घटा तो कौन बढ़ेगा? अब तुम्हें बहुत ज़्यादा बल लगा के गेट बंद करना पड़ेगा। आप हत्था कहाँ लगा रहे हो? इधर, और दूसरे सिरे पर लगाते हो, और दूसरे सिरे पर लगाने का मतलब ये जो दूरी थी ये बढ़ा ली, और ये बढ़ा लिए तो क्या बढ़ा गया? आर बढ़ा तो यफ क्या हो गया? इस कंडीशन में यफ घट जाता, मतलब आसानी से गेट बंद होने लगा। हैंड पाइप देखें, हैंड पाइप, उसका हैंड जो होता है लंबा बनाया जाता है। रीजन समझ गए ना, कि जब आप दिमाग से बल लगाओगे तो कम से भी चला। अब हैंड पाइप में हैंड तो उसका जो हत्था है वो तो बड़ा बना ली, तुम बल यहीं लगाओ,
तो लगे रहोगे। लेकिन अगर दूसरे सिरे पर सबसे किनारे पर बल लगाओगे तो आप क्या बढ़ा दिए, आर बढ़ा दिए, तो कम बल लगाओगे, आराम से घूमे। जैसे चक्की वक्की देखे, चक्की हाथ वाली चक्की, उसमें क्या होता है कि देखिए उसमें भी जो बल लगाया गया है किनारे पर लगाते, और जो घूम रही कीली एक लगी रहती है ना बीच में, वो घूर्णन हो गई, उसके परितः घूम रहा है। तो हम जितनी दूर उसको हाथ लगा लेंगे वो आसानी से घूमें, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग जब भी ऐसी घूर्णन वाली वस्तुएं होती हैं जो एक निश्चित अक्ष पर घूम रही होती हैं, उनको आसानी से घुमाने के लिए आर का मान अधिक रखते हैं। आर का मान अधिक रखेंगे तो यप का मान हो जाएगा कम, समझिए। यप कम हो जाएगा तो वही चीज़ आसानी से घूमने लगेगी। आर आप कम कर दोगे तो यप का मान हो जाएगा अधिक, तो वही चीज़ बहुत कठिनाई से मुड़ेगी। बात समझिए। तो यही चीज़ नोट में लिखवाना था। तो लिखिए, जब पिंडों को एक निश्चित अक्ष के परितः, जब पिंडों को एक निश्चित अक्ष के परितः घुमाना होता है तो कम बल की आवश्यकता हो। इसके लिए जब पिंडों को एक निश्चित अक्ष के परितः घुमाना हो तो कम बल की आवश्यकता हो। इसके लिए घुमाना हो तो कम बल की आवश्यकता हो। इसके लिए घूर्णन त्रिज्या बढ़ा ली जाती है। जब पिंडों को एक निश्चित अक्ष के परितः घुमाना हो तो कम बल की आवश्यकता हो, इसके लिए घूर्णन त्रिज्या बढ़ा ली जाती है। जैसे बढ़ा ली जाती है, जैसे जैसा पहले नंबर पे लिख लीजिए उदाहरण। जैसे आप लिखिए, दरवाज़ों के हत्थे कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। दरवाज़ों के हत्थे कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। दूर लगाए जाते हैं। अगला दूसरा नंबर लिख लो। हैंड पंप बोलते ना उसको, हाँ, हैंड पंप में हत्था लंबा लगाया जाता है। हैंड पंप में हत्था लंबा लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। पेचकस में जो उसकी छड़ी होती है जो घुमाए, वो बड़ी लगाई जाती है अच्छे पेचकसों में। तो आपको जितना वो बड़ी छड़ी होगी कम आपको बल लगाना पड़ता है, ठीक है। हत्था मोटा लगाया जाता है, यहाँ से उसको घुमाना होगा, हत्था मोटा लगा और घुमाते फिर तो आसानी से घूम जाए। चलिए ठीक। और कुछ एग्जाम्पल कर लो बेटा। बीमा, राशि, मात्रक, प्रकृति सब कुछ हो गए ना। हाँ, एडिंग डालो एग्जाम्पल, मतलब न्यूमेरिकल। बस ये तो कर लो, जाओ कल देखेंगे। समय हो गया क्या? अभी तो 8 मिनट बचे। इधर बेटा न्यूमेरिकल, बस देखिए बेटा, इधर गौर से देखिएगा। ये एक वस्तु, इस पे मैंने लगाया इधर 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, ठीक है बेटा। इनके बीच की दूरी 5 मीटर। बताइए यफ नेट कितना और टाउ कितना? बता टाउ कितना? अच्छा एक सोच यार, ये वस्तु क्या अपने अक्ष के परितः घूमेगी कि नहीं घूमेगी? ऐसे करके कोई मुझे खींचे इधर 10 मीटर इधर, तो मैं ऐसे कैसे घूम जाऊँ? घूमेगी नहीं घूम? मतलब टाउ कितना, बल कितना? क्या ये घटेंगे? अरे घटे ही तो, तभी तो 0 होगा। दूसरा नंबर भैया फिर से बताइए, हमने क्या करा, इधर पे हमने लगाया 10 न्यूटन, इधर लगाया हमने 4 न्यूटन। बस सब समझते जाइए, नीट का क्वेश्चन है, इससे कंप्लीट कराना है।
बताइए यप नेट कितना और टाउ कितना? यप नेट कितना? 6 न्यूटन। टाउ कितना? टाउ घूमेगी कि नहीं घूमेगी? तो 0 बताओ ना, इतना कॉन्फिडेंस लाओ। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमने बल लगाया ऐसे 10 न्यूटन, यहाँ बल लगाया 10 न्यूटन, और इनके जो बीच की दूरी है इसको हमने करा 5 मीटर। अब बता बेटा यप नेट कितना? यप नेट कितना? क्या है, बल घटने चाहिए जुड़ने चाहिए? घटेगी, एक इधर की डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन में तो घटाओ यार। 0। टाउ बताओ, अब टाउ है कि नहीं, पहले फील कर लो है कि नहीं, बाद में कितना है वो बात की बात। क्या ये घूमेगी? एक इधर मुझे खींच रहा है ऐसे करके, एक ऐसे पीछे खींच रहा है, तो हम ऐसे सीधे ना हो जाएंगे थोड़ी देर। एक बंदा इसको ऐसे खींच रहा, एक ही खींच रहा नीचे को, तो क्या है थोड़ी देर बाद यूँ हो जाएगी। घूमी कि नहीं घूम? तो टाउ है कि नहीं? अगर टाउ है तो है कितना? तो टाउ निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी। बता बल कितना है? 0 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे? 10। और इनके बीच की दूरी कितना लिखें? 5। तो उत्तर कितना है? 50 न्यूटन मीटर। अब मुझे बताओ यहाँ जो बल लिखा जाता है वो नेट बल लिखते हैं कि लगाए गए बलों में से कोई एक बल लिखते हैं? 8 नीट में क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आप लोग निष्कर्ष यहाँ से निकाला करते हो। टाउ बराबर सूत्र होता है एफ आर साइन थीटा, यही तो है ना बेटा। उस नीट ने क्वेश्चन पूछा था कि जिस पिंड पर लगने वाला बाह्य बल शून्य होगा तो क्या उस पिंड का बलाघूर्ण भी शून्य होगा? तो आप सोचो, बाह्य बल शून्य है तो क्या टाउ शून्य होगा कि नहीं? अब देखो यहाँ पर बाह्य बल क्या है? शून्य है, तो टाउ क्या है? 0 है। यहाँ बाह्य बल शून्य नहीं है तो टाउ कितना है? तब भी 0 है। एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता दूं, मान लीजिए भैया यहाँ पर देखिए इधर पे कि हम लगा दें बाह्य बल शून्य हो और टाउ तब भी, जैसे हम इधर पे मान लीजिए हमने बल लगाया 10 न्यूटन, इधर पे हमने लगाया 10 न्यूटन, तो बताइए नेट बल कितना हो गया? 20 हो जाता है, लेकिन टाउ कितना होगा? 0। घूमेगी नहीं? घूमेगी क्या बेटा? ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब जहाँ पर बाह्य बल शून्य हो वहाँ पर टाउ शून्य हो सकता है, जैसे ये पोजीशन। जहाँ पर बाह्य बल शून्य ना हो वहाँ पर भी टाउ शून्य हो सकता है। देखो यहाँ बाह्य बल शून्य नहीं है तब भी बलाघूर्ण क्या है? 0। जहाँ पर बाह्य बल, देखिए यहाँ पर देखो बाह्य बल शून्य है, बाह्य बल कितना है? बाह्य बल 0 है लेकिन टाउ 0। यहाँ पर बाह्य बल कितना है? 0 है, टाउ 0 है। यहाँ बाह्य बल 0 है, टाउ 0 नहीं। मतलब आपको ये बताना है कि बाह्य बल शून्य है तो टाउ अवश्य ही शून्य होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बात समझे है कि नहीं? लेकिन आपसे ये कह दीजिए कि बाह्य बल शून्य नहीं है, यप शून्य नहीं है। अब बताइए क्या टाउ शून्य हो सकता है? तो देख यप शून्य नहीं है लेकिन टाउ हो सकता है। तो मतलब ये सूत्र में आपको सूत्र से देख के निष्कर्ष नहीं दिए जाते, उनकी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल करो। पहला वाला उतारो, उतारो, नहीं बैठे ही रहो, उतारो, ये उतारो। पहला आंसर उतरा, छप गया। दूसरा, अब आंसर लिखो, बताइए अब नेट कितना? 20। बता टाउ है कि नहीं? घूमेगी कि नहीं घूमेगी? 0। लिखो तुरंत। इससे निष्कर्ष निकालना है जिससे आपको समझ में है कि हम क्या लिखवाना चाह रहे हैं। दूसरा नंबर। तीसरा लिखें। यहाँ 10 लिख लो, यहाँ 10 लिख लो, इनके बीच की दूरी 5 दे दो, 5 मीटर।
यप कितना है बेटा 0, यप कितना है 0, और टाउ कितना है, टाउ है 10 × 5 बराबर 50 न्यूटन मीटर, 50 न्यूटन मीटर। निष्कर्ष, रिजल्ट, रिजल्ट में लिखे पहला नंबर, रिजल्ट लिख, रिजल्ट में पहला नंबर ये लिखें कि टाउ बराबर यफ इंटू आर में यफ नेट बल नहीं रखा जाता, टाउ बराबर यफ इंटू आर में यफ कुल बल नहीं रखा जाता। यह बल युग्मों में से कोई एक बल होता है, यह बल युग्मों में से कोई एक बल होता है। अच्छा बताइए, किसी वस्तु को घुमाने के लिए एक बल की आवश्यकता है कि 2 बल की आवश्यकता है? अच्छा बताइए, जब मैंने गेट बंद करा 2 बल कहाँ लगाए? 1-2 बल लगाए ना, एक तो दीवार नहीं लगाया, सोच ऐसे रखा और लगा बल, मुड़े में गिरेगा, समझ नहीं आ जाए। एक दीवार ने लगाया और जितना तुमने लगाया उतना उसने दीवार ने लगाया, तभी घूमी वस्तु। हमेशा कभी एक बल लगाने से वस्तु घूमती नहीं है। अब ये वाली जो पाइपलाइन, ये सप्लाई वाले पाइप में जो नल लगा है उसमें ऐसे करके टोटी बनी ना, और हम कैसे बल लगाते? यूँ 8 बल लगाओ, 8 तुम लगाओगे तो एक नल नहीं लगाया होगा तभी घूमा होगा, वरना घूमेगा नहीं। अब जो हमने लगाया दीवार दृढ़ वस्तु होती है, इनमें वस्तु बल लगाओ दृढ़ होती है। नहीं समझ नहीं आ रही? जितना हम खींचेंगे दीवार उतना अपोजिट डायरेक्शन में बल है। एक जब इधर को देखिए तो कब घूमे, जब एक ने इधर बल लगाया एक ने इधर बल लगाया तब घूमी, तब टाउ 0, तब टाउ है, वरना सभी जगह 0 मिल रहा है। तो हमेशा 2 बल लगते हैं और सेम बल लगते हैं, तो उनमें से एक बल रखा जाता है। युग मीन्स होता है जोड़ा। हमने क्या लिखा है अभी? यह नेट नहीं रखा जाता, यह बल युग्मों में से 2 बलों में से एक कोई भी बल रख लो। जैसे यहाँ 10 था, यहाँ 10 था, तो नेट बल नहीं रखते, नहीं 0 आ जाता। इनमें से कोई एक बल रख लो, ये लिखो है। अब समझिए, दूसरा नंबर लिखो, यदि यप 0 हो, यदि यप नेट कर लीजिएगा, यप नेट 0 हो तो यह आवश्यक नहीं है कि टाउ भी 0 हो। यदि यप नेट 0 है तो यह आवश्यक नहीं है कि टाउ भी 0 हो, यह आवश्यक नहीं है कि टाउ भी 0 हो। जबकि अच्छा बताइए, कहीं पर टाउ 0 हो तो क्या यफ 0 हो सकता है? देखो ऊपर के उदाहरण देख लो, कहीं टाउ 0 हो तो यफ 0 नहीं हो सकता कि 0 हो सकता है? हाँ, इधर पे देखे थे हम लोग, अगर हम लोग ऐसे करके बल लगाए थे तो बल आया था कितना 0 और सॉरी आया था 20 और टाउ कितना आया था? तो अगर टाउ 0 तो भी ये भी आवश्यक नहीं कि बल सब 0, मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। तो हमने लिखा, क्या लिखा? जबकि टाउ के 0 होने पर, जबकि टाउ के 0 होने पर यफ नेट 0 हो यह भी आवश्यक नहीं है, यफ नेट 0 हो यह भी आवश्यक नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मान लीजिए यफ 0 है, यफ नेट नहीं यफ 0, तो क्या टाउ आवश्यक रूप से 0 होगा? अगर यफ 0, यफ नेट नहीं है, कौन 0? अब मतलब कोई बल ही ना लगाए तो फिर टाउ 0, फिर वस्तु घूमेगी नहीं, अपने से नहीं, स्वयं स्थिति में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पर हम बार बल लगाते थे, यहाँ पर बलागुण लगा। ठीक है बेटा, कल हम पढ़ेंगे जड़त्व आगुण, बलागुण। कल एक आध क्वेश्चन और अभी देखेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे।